नमस्कार विद्यार्थियों। इंट्रॉपी के ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी और आज हम उस इंट्रॉपी के ऊपर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने का प्रयास करेंगे, यानी कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस या कुछ और क्वांटिटीज इंट्रॉपी के लिए निकालेंगे। कुछ और रिलेशंस और इक्वेशंस, आइडियल इक्वेशन को यूज़ करते हुए निकालने का प्रयास करेंगे। उसको हम कहेंगे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रोपी। इसके लिए आपको जैसे पहले भी कहा था कि हम थर्मोडायनामिक्स में एक सिस्टम कंसीडर करते हैं, बाउंड्री होती है, सराउंडिंग्स होती है। तो यहाँ पर हम कंसीडर करें एक आइडियल गैस, यानी हम एंट्रोपी को एक आइडियल गैस पर फिलहाल अप्लाई करते हैं। तो कोई एक आइडियल गैस का सिस्टम है जो रिवर्सिबल चेंज जिसमें हो रहा है फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। ये थर्मोडायनामिक्स में एक नॉर्मल प्रोसेस है, एक प्रक्रम है, प्रोसेस है। अब वो प्रोसेस यानी इसमें एक सिस्टम लिया जाएगा। सिस्टम किसी भी प्रकार का हो सकता है, उसमें कुछ प्रोसेस किया जाएगा यानी चेंजेस किए जाएंगे। वो प्रोसेस किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं रिवर्सिबल है, इररिवर्सिबल हो सकता है, एडियाबेटिक हो सकता है। तो एक सिस्टम होगा, प्रोसेस होगा, उसकी इनिशियल स्टेट होगी, उसकी फाइनल स्टेट होगी। अब यहाँ पर इनिशियल स्टेट में उसका टेम्परेचर और वॉल्यूम T1 और V1, और फाइनल स्टेट में टेम्परेचर और वॉल्यूम T2 और V2 है। तो ऐसी स्थिति में हम फर्स्ट लॉ से ये इक्वेशन लिखते हैं कि dq एंड q रिवर्सिबल, dq रिवर्सिबल इक्वल टू de माइनस dw रिवर्सिबल। ये फर्स्ट लॉ से या थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम से हम लिखते हैं। और ये उस स्थिति में है जबकि हम ये मान के चल रहे हैं कि सिर्फ प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क ही प्रेजेंट है, कोई दूसरा वर्क नहीं। तो यहाँ पर dw माइनस में लिया जाएगा होगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम। यहाँ पर फिर इसको हम dq को लिख सकते हैं de प्लस pdv। pdv हमारा क्या है? वर्क है, और सिर्फ प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क है। तो हम यूजी में पढ़ते हैं कि प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क dw इक्वल टू pdv होता है। तो उसको हमने यहाँ पर ले लिया। अब क्योंकि हमने आइडियल गैस कंसिडर किया है, तो आइडियल गैस के लिए डेल्टा E यानी चेंज इन एनर्जी, ये बराबर होता है CV dt के। इस रिलेशन को यूज करेंगे और प्रेशर को हम क्या लिखेंगे? PV इक्वल टू nRT होता है। तो P की जगह पर हम लिख सकते हैं nRT अपॉन V। तो ये दो चीजें आइडियल गैस जो हमने कंसिडर किया है, इसलिए उससे संबंधित इसमें दो मॉडिफिकेशंस करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी dq रिवर्सिबल इक्वल टू CV dt प्लस nRT अपॉन V dv। ठीक है, इस इक्वेशन को हम t से डिवाइड कर दें। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हमने t से इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ से t डिवाइड किया तो ये नीचे आ गया, और यहाँ से t को डिवाइड किया तो ये जो हमारा t था ये गायब हो गया, और ये रह गया nR dv अपॉन p। देखिए ये जो हमारे पास समीकरण थी, इसमें और इसमें अंतर है। अंतर क्या है कि यहाँ पर हमने देखिए, वैसे तो देखा जाए तो सिर्फ t से इसको डिवाइड किया है, लेकिन इस t से डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन अब इंटीग्रेशन फॉर्म में आ गई।
या उस रूप में आ गई जिसमें कि हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये पहली वाली इक्वेशन ये इंटीग्रेबल नहीं है, लेकिन t से डिवाइड करते ही उसमें चेंजेस आ गए और अब वो इक्वेशन जो हमारे पास ये है ये इंटीग्रेबल हो गई, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करें, लिमिट्स लगाएं। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन आएगा और यहाँ पर इंटीग्रेशन आएगा। तो ये एक इंटीग्रेशन यहाँ पर आ गया, ठीक है, फ्रॉम T1 टू T2 या स्टेज 1 टू स्टेज 2। और यहाँ पर CV ये dt अपॉन t ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में है। ये दो इसकी रेंज हो गई फ्रॉम T1 टू T2 और वॉल्यूम चेंज फ्रॉम V1 टू V2, यानी विद इन लिमिट्स हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेट करने के बाद ये आ जाता है CV ln T2 अपॉन T1 प्लस NR V2 अपॉन V1। अब यहाँ पर हम दोबारा एक ये इक्वेशन या एक रिलेशन जो कि आइडियल गैस से ही आता है, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम V2 अपॉन V1 को इस टर्म से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम V2 अपॉन V1 को इससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास ये रिलेशन इस तरीके से निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर की दो टर्म्स हो गई, इन दोनों टर्म्स को हम एक साथ कंबाइन भी कर सकते हैं। और ये CV प्लस NR ये किसके बराबर है? CP के बराबर। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है थर्मोडायनेमिक्स में, CP माइनस CV इक्वल टू R या NR, वो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो कुछ बेसिक थर्मोडायनेमिक रिलेशंस हम कई जगह डायरेक्टली यूज करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा dq रिवर्सिबल अपॉन t यानी एंट्रोपी इक्वल टू CP ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln P1 अपॉन P2, ठीक है। यानी हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, जो इंटीग्रल पार्ट था dq अपॉन t वो इंट्रोपी हो गया। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी बताया कि dq पहले तो रिवर्सिबल नहीं था, वो इंटीग्रेबल नहीं था, और t से हमने डिवाइड किया या 1 अपॉन t से उसको मल्टीप्लाई किया तब वो इंटीग्रेबल हो गया, ठीक है। उसमें चेंजेस आ गए, यानी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल में चेंज हो गया। तो ये जो 1 अपॉन t है जिससे हमने उसको मल्टीप्लाई किया या हम कह रहे हैं t से डिवाइड किया, वो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है, ठीक है, क्योंकि उसी के बाद t से डिवाइड करने के बाद ही हम उसको इंटीग्रल कर पाए। तो वो dq अपॉन t क्या हो जाता है, हमारा इंट्रोपी के रूप में आ जाता है। तो वो जो ds है उसको हमने प्रेशर या वॉल्यूम या टेम्परेचर के रूप में एक नई इक्वेशन के रूप में लिख दिया। अब ये ds ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल से हमारा क्या मतलब होता है, यदि हम उसको किसी भी तरीके से यदि दो टर्म्स बाद उसको डिफरेंशिएट करें तो उसकी वैल्यू बराबर आनी चाहिए। अर्थात इस तरीके से अगर हम रिलेशन आता है कि d2s अपॉन dv dt, यानी पहले वॉल्यूम के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें और फिर टेम्परेचर के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें, और यहाँ पर पहले टेम्परेचर के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें और फिर वॉल्यूम के साथ डिफरेंशिएट करें। तो ऐसी स्थिति में यदि दोनों वैल्यूज बराबर निकल के आती हैं तो हम कहते हैं कि वो क्वांटिटी यानी एंट्रोपी या कोई दूसरी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन होती है कि हम उसको यदि दो विभिन्न वेरिएबल्स के साथ डिफरेंशिएट करें और उनकी वैल्यू बराबर रहे। यहाँ पर 0 है वो एक अलग बात है, लेकिन कंडीशन है कि दोनों की बराबर होनी चाहिए। 0 हो ये अनिवार्य नहीं है,
अनिवार्य क्या है कि दोनों वैल्यूज बराबर होनी चाहिए। तो ये एंट्रोपी एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है और एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब जो कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर निर्भर करती है, ऐसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है। इसी में जो हमारी राइट हैंड साइड की इक्वेशन है, तो 3 नंबर इक्वेशन की, उसमें हमारे पास सिर्फ स्टेट वेरिएबल्स ही हैं, T1 T2 है या V1 V2 है। ये हमारे स्टेट वेरिएबल्स हैं, इसीलिए एंट्रोपी भी स्टेट वेरिएबल हो गई, ठीक है ना। तो वहां पर जो dQ/T हमने लिखा था, जो क्या है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं के बीच में एंट्रोपी में परिवर्तन है, यानी S2 माइनस S1 है या डेल्टा S है, अर्थात एंट्रोपी में परिवर्तन है, चेंज इन एंट्रोपी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। और उसको हम इस इक्वेशन के रूप में 11 के रूप में या 12 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये T1 T2 हो, चाहे V1 V2 हो, चाहे P1 P2 हो, ये सारे स्टेट वेरिएबल्स हैं, इसलिए एंट्रोपी भी हमारी स्टेट वेरिएबल हो गई या थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। तो ये जो हमने पहली इक्वेशन लिखी थी या ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, ये सब हमारे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, जिसको कि हम एंट्रोपी को डिफाइन करने के काम में ले सकते हैं या लेते हैं। और ये हमने पहले ही जैसे मान के चला है कि रिवर्सिबल चेंजेस के लिए है, अर्थात इरिवर्सिबल चेंजेस पर ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता, यानी इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में ये लागू नहीं होगा। अगर इरिवर्सिबल चेंज है तो ऐसी स्थिति में ds विल नॉट बी इक्वल टू dQ/T। तो इसलिए एंट्रोपी की जब हम बात करेंगे तो वो रिवर्सिबल प्रोसेसेस पर ही लागू होगी और उसी के संदर्भ में बात करेंगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी डिस्कस नहीं की जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए, हमने ये T1 T2 है, V2 V1 है या P1 P2 है, 3 टर्म्स हैं, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। अब इसमें से हम दोबारा कोई एक कंडीशन लगा दें आइडियल गैस में कि एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब dP बराबर 0, अर्थात P1 बराबर P2। तो ऐसी स्थिति में हमारी इक्वेशन थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से P1 और P2 ये दोनों बराबर हैं, तो ये पद हट जाएगा, हमारे पास रह जाएगा Cp ln T2/T1। इसी तरीके से अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा V1 बराबर V2। तो ऐसी स्थिति में ये डेल्टा SV चेंज इन एंट्रोपी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, ये चेंज इन एंट्रोपी एट कांस्टेंट प्रेशर है। तो हमारी इक्वेशन और छोटी सी हो जाती है। कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करेंगे तो ऐसी स्थिति में T1 बराबर T2 होगा और ऐसी स्थिति में वो डेल्टा S होगा चेंज इन एंट्रोपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और उसको हम वॉल्यूम के पदों में या प्रेशर के पदों में उसको लिख सकते हैं। तो कंडीशंस लगाकर हम अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं या थोड़ा सा और रिड्यूस कर सकते हैं, और अलग अलग परिस्थितियों के लिए चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पर हमने क्या किया, पहले तो एक आइडियल गैस ली है, तो आइडियल गैस इक्वेशन लगाई है, रिवर्सिबल चेंजेस लिए हैं, और फिर इसके बाद प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की यदि कंडीशन से वो चेंज करते हैं तो वो इक्वेशन और रिड्यूस होकर डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे पास से अवेलेबल होती है। तो अलग अलग कंडीशंस पर हम एंट्रोपी चेंजेस को निकाल सकते हैं।